हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेट है 4 जुलाई 2020। लेट्स स्टार्ट कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल्स देखेंगे, फिर फैक्ट्स फॉर फिल्म्स देखेंगे, जितने बीच में आते जाएंगे। दो तीन चार ही हैं, आज ज़्यादा नहीं है। सैटरडे है जिस वजह से आज थोड़ा न्यूज़ कम है। फिर मैप्स देखेंगे। मैप में हम लोग आज इटली को देखेंगे। और इटली कहाँ पे, क्योंकि अभी आज एक काफ़ी पुराना एक जजमेंट आया है, उसके ऊपर इटली की चर्चा है। और हाग देखेंगे। तो फिर उसके बाद वो कैब्स देखेंगे, जितने भी हमारे इधर हिंदू में इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एडिटोरियल्स में चार मुद्दे हैं, चार में से सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट हैं। दो जो है वो ओवरव्यू दूंगा मैं, क्योंकि दो में से एक जो पुलिस वायलेंस का जो आज जो मैटर है वो बिल्कुल डिट्टो कल जो चीफ जस्टिस का जो आया था हमारा एक आर्टिकल उनके जैसा ही है बिल्कुल पूरा। मैंने उसका नोट्स इसके ऊपर तैयार कर दिया है, ओवरव्यू दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। फिर लेसन्स ऑन ऑन इंडियन मरीन, ये जो है इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की ज़रूरत है। आर्टिकल बहुत छोटा है, लेकिन जब तक आपको पीछे का नहीं पता होगा तब तक आप उसको डेसिफर नहीं कर पाओगे। तो इसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तीसरा नंबर वाला आर्टिकल। फिर फोर्थ नंबर जो है, मुझे लगा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होगा कि क्या-क्या जो है अभी हम लोग स्टेप्स उठाने चाहिए, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर जो है कि वही डाटा दिया हुआ है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और यूपी और ये सब जो है कि फ़ास्ट आजकल टेस्टिंग कर रहे हैं। और बाकी देश वाले भी जो हैं, जैसे कि जापान, कोरिया और इटली, ये लोग भी जो है कि फ़ास्ट ट्रैक टेस्टिंग करके ही अपने यहाँ पे कोविड-19 को हरा पाए हैं। तो उसके ऊपर ही जो है वो आर्टिकल है। तो बेसिक दो जो मेन आर्टिकल है आज, वो सबसे नंबर वन रूरल जॉब्स के ऊपर, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। और रूरल वुमेन किस प्रकार से आजकल किस किस सेक्टर में जो है जॉब वो कर रही हैं, और क्या पैंडमिक का उनके ऊपर असर पड़ा है, और क्या पोस्ट पैंडमिक स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। ये सब सारा कुछ जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड नंबर है मरीन्स वाला, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आज है हमारा इटालियन मरीन्स के ऊपर। जो केस है वो पीसीए में चल रहा था, जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वहाँ पे चल रहा था, जो कि हाग में उसका जो है कि सेंटर है। तो इसके ऊपर जो केस चल रहा था वो अभी इंडिया हार चुका है, लेकिन जो इटली है उसको ऐसा कहा गया है कि आपको कंपनसेशन जो है वो इंडिया को देना पड़ेगा। जितने भी जो ये इंडिया को लॉसेस हुए हैं वो सारे को आपको जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ हार्म और मेरिट कंपनसेशन और फिर लॉस्ट ऑफ लाइफ, जो भी चीज़ हुआ है उसके वजह से, जो भी कन्फ्यूजन हुआ है उसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा इंडिया के ऊपर। तो पहले बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग कि इसमें बैकग्राउंड हुआ क्या था। बैकग्राउंड ऐसा था कि फरवरी 2012 में आपके 20.5 नॉटिकल माइल्स के बाद में, जो कि इंडिया का ही जुरिडिक्शन के अंदर आता है, उसके अंदर दो फिशरमैन को, ये दो जो मरीनर्स हैं आपके इटालियन मरीनर, इनके द्वारा शूट कर दिया गया था। इनका ये कहना है मरीनर्स का कि वो पायरेट्स लग रहे थे, और अंधेरे में दिखा नहीं हमें कि वो पायरेट्स हैं या फिर इंडियन फिशरमैन्स हैं। तो जिस वजह से हमने अपना सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमने गोली चलाई और उनकी घटनास्थल पे मौत हो गई। तो इसके ऊपर ये था कि आर्गुमेंट कि आपने गोली उनको जान से क्यों मार दिया, आपको पैर में हिट करना था या फिर जो जो नॉर्मल जो चलती हैं बातें वो सब। तो उस टाइम पे इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था हमारे इंडियन नेवी के द्वारा। और फिर उसके बाद ये लोग, हम लोग हमारे जेल में बंद थे कुछ दिन तक। फिर उसके बाद जो है कि इटली के, चूँकि ये सिटीजन्स हैं, तो इटली ने फिर अपना डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाना शुरू किया। वो सबसे पहले तो गए आईटीएलओएस, जो कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी है, उसके अंतर्गत वो वहाँ पे गए। और यूएन क्लॉज जो है कि एक नेविगेशन का जो है एक प्रिंसिपल बुक है, मतलब एक एक आप समझ सकते हो कि वो उसमें काफ़ी सारे वो नियम्स लिखे हुए हैं, यूएन क्लॉज। तो वो उसके तहत जो है उन्होंने तीन चार पांच आर्टिकल्स बताए, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 100, ये सब सारा कुछ बताया। और वो लोग बोले कि कोई ऐसा कुछ खास चार्ज नहीं था, और फिर भी इटालियन जो वर्कर्स हैं, जो हमारे मरीनर्स हैं, उनको भारत जो है अपने जुरिडिक्शन में बंद कर ली है, तो हमें उनको उनकी रिहाई चाहिए। तो फिर हमारे इंडिया की तरफ से भी वो चीज़ लड़ा गया। फिर बाद में ऐसा यूएन क्लॉज जो है उसमें 4:1, पांच जजेस की जो वहाँ पैनल बैठी थी उसमें 4:1 से कहा गया कि नहीं, अ, इस चीज़ को, मामले को रफा दफा करने के लिए फ़िलहाल जो है कि इंडिया को
इटली में इटालियन वो नेवी हैं, मरीनर्स हैं, तो उसको इटली भेजना चाहिए और वहाँ पे जो उनके ऊपर जो भी जो चार्जेस हैं वो उनको वहाँ पे उनके देश में चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। तो फिर इंडिया जो बोला कि ठीक है, फिर इंडिया वहाँ से उसको भेजता है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो वापस नहीं आ रहे थे और उनके वहाँ पे देश में उतना कुछ खास ऐसा चल नहीं रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक नया ट्रिब्यूनल बनाया उस चीज़ के लिए, और ट्रिब्यूनल बनाने के बाद उन्होंने एनआईए जो है हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे ये दो दो मरीनर्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए। और ये सब चार्जेस जो है वो सब लगाने के बाद इनको ऐसा बोला गया कि देखिए, आप इन सब चीज़ों को जो है कि आप दबा नहीं सकते, और यहाँ के डिप्लोमेट जो थे आपके इटली वाले, और आपको इनको वापस लेकर के आना ही पड़ेगा। और चूंकि वो अंडरटेकिंग डिप्लोमेट ने लिख करके दिया था, तो जिस वजह से उन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो डिप्लोमेट को वापस आप कस्टडी में ले लो। और डिप्लोमेट को हमने 24 घंटे जो है कस्टडी में रखा था। उसके बाद जो है कि वहाँ से उसको भेजा गया था मरीनर्स को, फिर वो वहाँ यहाँ पे इंडिया में आए थे। इस बीच में जो इटली है उन्होंने आईटीएलओस को फिर से कहा, तो आईटीएलओस ने से कहा कि इस चीज़ को आप पीसीए के पास लेकर के जाइए। जो पीसीए क्या है? पीसीए है आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसके अंदर जो कि आपकी इंटरनेशनल जस्टिस के अंतर्गत नहीं आती, यूएन के अंदर नहीं आती, लेकिन उसके अंदर भी सेम ही काम होता है कि जैसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे जो देश हैं अगर उसमें आपस में कुछ मतभेद है, एक या दो या फिर दो से ज़्यादा, तो वो उसके अंदर अपने केसेस को सुलझा सकते हैं। तो पीसीए के अंदर जब गया है, तो फिर उसके बाद उसी का रिपोर्ट अभी आया है, फिलहाल इतने साल से चल रहा था उसके अंदर केसेस। तो वहाँ पे से जो रिपोर्ट निकल कर के जो आया है वापस, तो उसमें जो ऐसा बताया गया है कि वो जो दोनों मरीनर्स थे वो निर्दोष थे, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा उतने उस उन वो अभी फ़िलहाल पूरा फुल्ली इम्यून है, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है हमारे तरफ से। लेकिन जो भी जो कॉस्ट है जो इंडिया अभी सहा है, वो सब चीज़ के लिए जो है कंपनसेशन इटली को इंडिया के पास देना पड़ेगा। इटली ये सब चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा, इंडिया जो है इसमें ऐसा कहा गया था कि कुछ दिन पहले ऐसा आया था, शायद 6-7 महीने पहले ऐसा कोई एक आर्टिकल आया था, उसमें से कहा गया था कि इंडिया इस वाले केस में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पड़ गया। मतलब इतना सॉफ्ट नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना दिया था इटली ने। उसने जा कर के और यूरोपियन यूनियन के उसमें जा कर के उसने कहा था कि इंडिया जो है कि ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, यूएन क्लॉज के अंतर्गत वो बिल्कुल इम्यून है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपना वहाँ पे गोली चलाई थी, और मतलब ऐसा उनका इंटेंशंस नहीं था, और वो डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था जिसमें उनकी मौत हो गई, जो सामने वाला जो फिशरमैन था। लेकिन फिर भी उनको डिटेन कर करके और रखे हुई है हमारे हमारी जो इंडिया की सरकार है हमारी जनता को, इटालियन जनता को। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगने वाले थे इंडिया के ऊपर। और दूसरा कि जैसा आपको पता है कि इटली पाकिस्तान के साथ यूएफसी का भी मेंबर है, जिसमें इटली जो है वो वाला जो 13 ग्रुप का मेंबर्स है, 13 मेंबर्स का मेंबर है, जो ग्रुप है उसको लीड करता है। तो इटली वो क्या है? यूएफसी। यूएफसी जो है कि इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस का जो जो पैनल है ना, चार्टर जो है, जो परमानेंट पैनल, उसके अंदर आपको पता है कि इंडिया चाह रहा है कि वैसे ही परमानेंट मेंबरशिप हमको मिल जाए। लेकिन उसके अंदर यही इटली जो है और ये जो 13 मेंबर वाला जो, ये लोग बिल्कुल स्ट्रांग जो है कि बिल्कुल इंडिया के अपोज में है। और फिर मतलब सिर्फ इंडिया के अपोज में तो है ही, पाकिस्तान को तो ये चाहिए कि इंडिया नहीं हो उसके अंदर। दूसरा ये भी वो उनका है कि बिल्कुल ऐसा हो कि और भी बढ़े ही ना, वो चार्टर जो है वो और लोग उसमें अंदर ऐड ही ना हो, 5 जो है तो 5 ही रहे। अगर मान लीजिए तो फिर उसके वजह से जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके अंदर भी जो है इटली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो गया 2012 के बाद से, जो ये सारा कुछ जो चीन जो हुआ है हमारे साथ में। तो ये था आर्टिकल हमारा। अब इटली देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है। तो ये है हमारा इटली, और इटली ये इसमें यहाँ पर इसके कितने, मोनाको है एक नेबरिंग कंट्री, फिर तेथियन सी है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया इसके बाजू वाला है। और इसके अंदर 2-3 सिटीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एक रोम है, और फिर वेनिस है, वेटिकन सिटी भी है, मिलान है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इसके। और ज़्यादा उतना बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि थोड़ा इसके मतलब इंटरनेशनल जो डोमिनेंस है वो ठीक ठाक है, मेडिटेरियन सी से भी टच करता है। इधर में आपका युआन सी है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो इंडियन लेबर शिफ्ट के ऊपर है, लेबर मार्केट के ऊपर है, किस प्रकार से पैंडेमिक जो है वो जेंडर डिफरेंशिएशन इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जेंडर डिफरेंशिएशन इम्पैक्ट कि पहले से भी ऐसा देखा जाता था कि काफ़ी ज़्यादा जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, ग्लोबली भी सफ़र करती है, इंडिया में भी सफ़र करती है। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है उसने 5,000 वर्कर के ऊपर अक्रॉस 12 स्टेट्स उसने एक सर्वे चलाया, जिसके अंदर ऐसा पाया गया कि 52% जो है वुमेन वो वर्कर्स वो वर्किंग करती हैं। और ऐसा देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो वुमेन जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है कि जॉब लॉस सहना पड़ा, क्योंकि 71% जो वुमेन है वो अब घर पे थी और 59% वो मेन जो थे वही सिर्फ जॉब उनका छूट पाया लॉकडाउन के दौरान। तो 71% वुमेन जो है सफ़र कर पाई। और ऐसा जो है सरकारी संस्था भी आपके सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उन्होंने भी ऐसा बताया है कि हाँ सही में ऐसा है कि पिछले साल अप्रैल 2019 की अपेक्षा में अप्रैल 2020 में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो राइटर है वो ऐसा कहती हैं कि मैं पिछले 10 साल के अपने एक्सपीरियंस से और विलेज स्टडीज़ के ऊपर जितने भी मैंने जो जो स्टडी किया है उसके अनुसार मैं बताती हूँ। और सारे सर्वेज़ और डाटा के का मद्देनज़र रखते हुए देख बताती हूँ मैं कि जैसे जो नेशनल लेबर फोर्स है वो एक्चुअली ज़्यादातर वो सर्वेस करवाता नहीं है जो वुमेन मतलब वर्किंग फोर्स के ऊपर कितने उनका पार्टिसिपेशन है नहीं है। और जो भी करवाता है वो उसमें एक ऐसा भी है कि टाइम यूज़ सर्वे। अगर आप टाइम यूज़ सर्वे को देखो, टाइम यूज़ सर्वे क्या होता है कि एक फ़िक्स्ड टाइम के अंतर्गत कि इतने इतने टाइम से इतने टाइम तक कितने लोग मेल थे, कितने फीमेल थे, कौन क्या काम कर रहा था, ये सारा कुछ जो है सर्वे उसमें निकलता है। तो वैसे ऐसे राइटर बताते हैं कि यूजुअली ये 24 घंटे का ही टाइम फ्रेम होता है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे डाटा और एनुअल आप लार्जली देखोगे तो उसके अंदर डाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ है, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट है। तो क्या चेंजेज़ है? तो ये कहती हैं कि ये चेंजेस जो है वो ऐसा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एज अ वर्कर जो है वो ज़्यादा रहता है अगर आप रोज़ाना का देखो तो। लेकिन अगर आप सालाना का देखो तो वो चूंकि वो बहुत सारे अलग अलग कामों में मतलब सेक्टर्स में काम, जैसे कि एग्रीकल्चर में काम करती है, जैसे कि वो फिर मनरेगा में काम करती है और भी दूसरा कुछ काम करती हैं। तो अलग अलग जगह पे उनका चूँकि एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं है, जिस वजह से उनकी जो वर्किंग जो जो मैनर्स हैं और वर्किंग जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। तो जिस वजह से जो है कि वो एक एक खास कैटेगरिया में अगर अगर आप बोलिए कि सिर्फ वर्कर है वो, तो उस वाले कैटेगरी में फिट होना थोड़ा उनका मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ आप पिछले 20 साल पहले जो है कि जो हमारा इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है वो उसने सर्वे 20 साल पहले निकाला था। वैसे पिछले साल भी उसने सर्वे किया था 2019 में, लेकिन उसने वो चीज़ को रिलीज़ नहीं किया। जैसा कि आपको 2019 में जो है कि इलेक्शन था, इलेक्शन से जस्ट पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे और ये एम्प्लॉयमेंट गारंटीज़ वाला ये सारा जितना भी जो रिपोर्ट था वो कुछ भी चीज़ रिलीज़ नहीं हुआ था इलेक्शन से पहले। तो उसी दौरान हो सकता है ये भी आने वाला था, मतलब ये भी उस टाइम पे आता है। तो उसमें से हो सकता है उस समय उसने रिलीज़ नहीं करा होगा। और फिर आगे ये कहती हैं कि क्राइसिस जो है एम्प्लॉयमेंट का इसका जो मेन तो झेल ही रहे हैं, वुमेन सेक्टर जो है उससे और भी ज़्यादा झेल रही है, क्योंकि वो 3-4 ऐसा 5 ऐसा बताती हैं क्राइटेरिया, जिसमें पहला तो आपको बताया कि जैसे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज था हमारा इसमें एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा वो बताती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कि जैसे अगर पीजेंट्री भी है गाँव देहात में, अगर जैसे खेत खलिहान में अगर लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो है वो मेन लेबरर्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो भी चीज़ आप जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो लोग। दूसरा कि ऐसा देखा गया एफएएस जो थी, एफएएस एक संस्था है, उसके इस रिपोर्ट में देखा गया कि वुमेन जो है करीब-करीब सारे सेक्टर्स, सारे सेक्शंस ऑफ पेजेंट्री में, जैसे थ्रेसिंग में, बुआई में, कटाई में या फिर उसको माल धुलाई में, हर सेक्टर्स में जो है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन रहा है एज़ अ वर्कर। तो जिस वजह से वो सरकार को जो है अपना जो दायरा है कि किस कैटेगरी में वुमेन को आँक रहा है, उस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, खास करके लेबरर्स को। तीसरा फीचर ये उन्होंने बताया कि गाँव में 2 प्रकार की लेडीज़ हैं, एक हैं यंग
और एक है एजुकेटेड और एक है वृद्ध। तो यंग और एजुकेटेड लोग जो हैं वो बेसिकली थोड़ा कम ये मैनुअल वर्किंग और एग्रीकल्चर वर्किंग करती हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर एस्पिरेशन रहता है कि मैं स्किल्ड जॉब करूं, जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब काम, या फिर कोई दूसरा जैसे शहर जाकर कहीं और दूसरे दूसरे जगह पे जैसा उनकी काबिलियत है उस प्रकार से ऑफिस में जाकर काम, या फिर आजकल गांव देहात में और भी सारे काम हम ये आगे डिस्कस करेंगे, वो सब में वो इन्वॉल्व ज़्यादा रहती हैं। फोर्थ फीचर है कि जैसे जितने भी जो वुमेन है उनकी जो वेजेस है मेन के साथ वो इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर आप जैसे असम में भी देखो, तो जो वहाँ पे जो टी गार्डन है उसमें उसको तोड़ने के लिए जो पत्तियां जो तोड़ते हैं उसके लिए बच्चों को या फिर वुमेन को लिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्तियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और उसके लिए मेन को नहीं एम्प्लॉय किया जाता है। मेन, क्योंकि मेन के जो हाथ जो होते हैं, हैंड होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रफ़ होते हैं। तो जिस वजह से उनको नहीं लिया है, क्योंकि वो पत्ते ख़राब कर देते हैं तोड़ते वक़्त। तो वुमेन को एम्प्लॉय किया था और बच्चों को एम्प्लॉय किया था और वो वहाँ से तोड़ते, लेकिन उनकी जो और उनको डेली पेमेंट होता है। जब डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर से वहाँ पर और जो कैश मनी है वो वहाँ पे लेके जाकर और गिराया जाता था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे डेली कैश में पेमेंट होता है। और तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। अभी फिर वो जो डिजिटलाइज़ेशन वाला जो है वो सीन जो चला था उसमें अभी तक वहाँ पे जो है कि जनधन अकाउंट और ये सब सारा कुछ नहीं खुल पाया। वो सब में अभी भी वहाँ पे ड्राइव चल ही रहा है कि जो लेबरर्स हैं उनको अकाउंट खुलवाना है और उनमें डायरेक्ट जो है पैसे डिजिटली उसमें पहुँचाना है। वो सब अभी तक नहीं हो पाया। तो ये सब सारा कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर उसमें देखा गया है ऐसा कि वहाँ पे जो वेजेस जो मिलता है, जो कैश में जो पेमेंट होता है, तो वहाँ पे भी मेन को ज़्यादा मिलता है और वुमेन को कम मिलता है, क्योंकि मेन जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा रहते हैं, वुमेन जो है वो सब तोड़ने और ये सब सारा चीज़ में, और फिर नॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर जो गांव देहात में होता है उसमें देखा ही जाता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी अभी भी ज़्यादा है पेमेंट में। फिर नॉन पेमेंट जो काम है वुमेन्स का, ऐसा भी देखा गया जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो करती हैं, ऊपर से घर का भी काम उनको, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, फिर एल्डरली केयर, घर के बुजुर्गों का खाना बनाना, सेवा करना, ये सब सारा कुछ भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि जो वर्किंग आवर्स है वुमेन का वो तो ज़्यादा है ही। जैसे फॉर एग्जांपल एट अ रेंज ऑफ 61 आवर्स टू 88 आवर्स जो है लीन सीजन में वो लोग इतना काम करती हैं। और 91 आवर्स भी ऐसा देखा गया कि 91 आवर्स मतलब कि 13 आवर अ डे, 91 आवर्स अ वीक भी अगर पीक सीजन जैसे जिस समय बुआई हो रहा है या फिर जिस समय कटाई हो रहा है, तो उतना भी वो लोग काम करती हैं। इतना ज़्यादा भी वो लोग काम करती है, लेकिन फिर भी जो है कि जॉब में इक्वल पेमेंट नहीं है। और क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल, लॉकडाउन में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा जो रैपिड रूरल सर्वे हुआ था एफएएस के द्वारा, उनका ये कहना है कि रेन फेड एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुआ मार्च से मई के महीने के बीच में। और जिस वजह से लार्जली थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे जो कुछ भी हुआ भी तो वो सब ज़्यादातर जो है कि मशीन के द्वारा किया गया। दूसरा कि जो वेजिटेबल जहाँ पे बहुत लोग आजकल उगाते हैं कि जब वेजिटेबल की खेती करते हैं जो कि सालों होता है वो चीज़, और मतलब महीनों 12 महीना वो चीज़ वहाँ पे होता है, और वो उसे वो लोग अलग-अलग मतलब क्यारी में लगाते हैं, तो ये वेजिटेबल ख़त्म हुआ तो दूसरा वाला तब तक उग ही रहा है, और ये ख़त्म हुआ तो फिर वो उसकी कटाई हो रही है। तो उनमें वो सालों लगे रहते हैं। तो वेजिटेबल बहुत जगह जहाँ पे वेजिटेबल रोपते हैं लोग, तो उसमें जो है कि बस बुआई में थोड़ा-सा मेहनत है, उसमें काटने में उतना मेहनत, क्योंकि एक साथ सब सब नहीं उग जाता है। तो उसमें वो मतलब टाइम, मान लें टमाटर है, तो वो धीरे-धीरे कर फूल के टाइप से वो खुल खिलेगा, और मतलब 1 दिन 2 दिन में जो है कि वो जा कर के और सप्ताह में 2 दिन जो है जा कर के वो टमाटर जितना भी है वहाँ पे वो कलेक्ट करके घर के भी लोग जो हैं कि लेकर के आ जाते थे। तो वो इसमें जो है कि ज़्यादातर वो लोग अभी हायर नहीं कर रहे हैं, वो लोग घर के ही जो लेबर है उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर भी कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कोरोना हो जाएगा या फिर जो भी है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अभी ये भी देखा गया कि चूँकि ऑफ़िसेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल्स ये सब बंद था, तो दूध का जो खपत है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। करीब-करीब 25% जो है हमने देखा कि डिप आ गया दूध की खपत में। तो जिस वजह से जितने भी जो मिल्क और डेयरी कॉर्पोरेशन है, उनका भी जो एम्प्लॉयमेंट का जो या फिर जो जो खपाने का जो क्षमता था, वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक किया है। और इस वजह से वुमेन को इसमें जो आय जो थोड़ा बहुत होता था, वो भी जो है कि वो घट गया है। फिर वुमेन
जो है जैसे साउथ में आपको पता होगा या फिर जितने भी जो कोस्टल एरियाज़ हैं आपने देखा होगा कि उनमें जो फैमिली होता है तो घर के जो जो मेल होते हैं वो लोग जाते हैं फिशरी के लिए और जो फीमेल होती हैं वो जब तक वो लोग वहाँ जाते हैं फ़िश पकड़ने के लिए तो तब तक ये दिन में सुबह या फिर शाम को ये लोग वहाँ पे मछली बेचती हैं। तो ये काम भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको शिप जो है लेकर के और झुंड में वहाँ सी में भी जाना मना कर दिया था। तो जिस वजह से वो लोग अब सी में जा ही नहीं रहे हैं तो मछली पकड़ कर के वहाँ बेचेंगे कैसे? दूसरा लॉकडाउन में जैसे आपको पता है 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद था, मनरेगा भी बंद था, हर कुछ बंद था। तो जिस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क में भी वो जा कर के कुछ काम नहीं कर पा रही थी। मनरेगा में भी हमने 2-3 दिन पहले जो आर्टिकल डिस्कस करा था उसमें आपको पता है कि अप्रैल में करीब-करीब 30 लाख से लेके 40 लाख के बीच में ब लोग जो हैं एम्प्लॉयड थे मनरेगा के अंतर्गत। लेकिन ठीक नेक्स्ट मंथ मई, जून आते-आते करीब-करीब 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे-ऐसे लोग जो हैं, इतने-इतने लोग जो हैं वो मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट उनको मिलने लग गया। तो इसके अंतर्गत वुमेन वहाँ पे एम्प्लॉय तो किए जा रहे हैं अभी, लेकिन अभी बिकॉज़ मेल जनता वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी जो है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम रहा है। लेकिन इन सब में एक अच्छा बात ये है कि पिछले 2-3 दशक से ऐसा देखा जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट आशा उसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसमें जो वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, करीब-करीब 90% जो है वो वुमेन है। और यहाँ तक भी देखा गया कि आशा वर्कर जो है वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की तरह वो काम में आई हैं अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में क्योंकि उनको नर्सिंग का जो है थोड़ा बहुत उनको रहता है ट्रेनिंग, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अभी यूज़ में लाया गया है। लेकिन फिर भी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो जो पेमेंट उनको मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला। वैसे भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है कि नॉर्मल डेज़ में भी 3,000 4,000 ऐसे ही मिलता है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और लॉकडाउन के की वजह से रिड्यूस जो हुआ है एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर और जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं और नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ये सब जो स्टैंड स्टिल में पहुंच गया है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो बढ़ तो गया ही है और इन सब बर्डन को आप और मल्टीपल मल्टीपल बर्डन कैसे हो गया कि घर में भी बहुत लोग सब घर के लोग सब घर में ही थे जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, घर के बड़े-बुजुर्ग लोग हो गए, तो उस वजह से घर का भी काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वुमेन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया। और पहले से ही हमारे भारत की जो वुमेन है वो माल न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा है, जैसे आप भी घर में देखते हो चाहे आप वेल ऑफ घर से हो या फिर गरीब फैमिली से हो। घर की जो माएँ होती हैं वो सबसे लास्ट में खाना खाती हैं और अगर वो खाना अगर ख़त्म हो गया है मान लीजिए या फिर कोई 1-2 रोटी कम हो गया तो वो दोबारा खाना नहीं बनाती हैं, वो उतना ही में खाकर और ख़त्म हो जाता है उनका। तो जिस वज़ह से बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी, अनीमिया और ये सब सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो भारतीय लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन सब वजह से जो सोचिए कि जो गरीब तबका की जो जो लेडीज़ हैं उनको और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता हो कि वो घर से बाहर जा कर के उनको मैनुअल वर्किंग करना है और उसके बाद उनमें माल न्यूट्रिशन भी है और फिलहाल अभी कुछ दिन से वो काम नहीं कर रही हैं और वहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि जो जो थोड़ा-सा जो जो ग्रास लेवल में जो जितने जो जो फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से प्रेगनेंसी उनकी जो है वो ज़्यादा होती है, तो प्रेगनेंसी जितनी बार ज़्यादा होगी जिस भी वुमन का, तो उसका जो है कि थोड़ा बहुत अंदर में जो है वो नॉर्मल जो जनता होती है उससे वीक होती है वो। तो जिस वजह से ये सारा कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सबको हैंडल करने का एक नया कुछ और इनोवेटिव तरीका और भारत को जो स्ट्रैटेजिक तरीका जो है खोजना होगा क्योंकि जो पैंडेमिक के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक ड्रॉ करें हम लोग रोड मैप को जिसके अंतर्गत हम लोग वुमेन की कंट्रीब्यूशन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें और प्रमोट करें क्योंकि इसको जब तक आप शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और मीडियम रन में आप नहीं लेकर के चलोगे वुमेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड ऑक्यूपेशंस ये सब सारा कुछ नहीं आप लेकर के चलोगे, तब तक आपके भारत का जीडीपी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ को आप बढ़ाने में वो
वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये भी कहती हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में आप क्या करो कि मनरेगा को एम्प्लॉयमेंट में एक्सपेंशन करो। लॉन्ग टर्म में क्या करो, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करो, ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाओ। गाँव देहात में जो है कि सिलाई-कढ़ाई की जो जो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, उनको इंसेंटिव दे कर के वहाँ पे बसवाओ। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो काम हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग वाले काम हैं या फिर टेलरिंग वाले जो काम हैं या फिर जो आपके वो होम केयर जैसे वो ब्यूटिशियन और वो हेयर कटिंग और ये सब सारा कुछ का काम है। तो वो सब लेडीज़ काफ़ी अच्छे से कर सकती हैं। पिंक कॉलर जितने जो काम हैं, वो सब में लेडीज़ को अगर थोड़ा-सा आप ट्रेनिंग दीजिए तो वो सब कर सकती हैं काफ़ी हद तक। तो उनको एम्प्लॉय करने का सख्त-सख्त ज़रूरत है क्योंकि अभी ग्रास रूट लेवल पे जो वर्किंग है, जो वर्किंग वुमेन्स है, वो इनकी जो इच्छा है काम करने की वो बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को इंडिया जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था उन्होंने जो अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर उनको सबसे बड़ा जो अटेंशन है, उसमें उनको ये भी देना चाहिए कि सेफ एंड ईज़ी ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन इंश्योर हो। चाहे कोई सा भी गाँव हो, चाहे कितना भी इंटीरियर जगह हो, जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाओगे, तो आप इनको पुल आउट करवाना क्योंकि हर किसी को अपना सेफ्टी ज़्यादा मतलब ज़रूरी और प्रायोर लगता है। तो इस चीज़ में भारत सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जितने भी अभी ग्रो होंगे, मतलब वुमेन के लिए हो या फिर मेन के लिए हो, उन सब में अभी फ़िलहाल जो कैरियर का जो बर्डन है, वो वुमेन का के ऊपर अभी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनको हर चीज़ का घर के फैमिली मैटर्स, केयरिंग मैटर्स और फिर बाहर के इकोनॉमिकल मैटर्स, वो सब चीज़ को देख कर के चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ में अभी भारत सरकार को ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग नया इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर के आना होगा जिसमें दोनों को बराबर की भागीदारी मिल सके। तो वोकैब्स आज हिंदू के क्या-क्या थे? वोकैब्स में आज थे रिजम्पशन, स्टार्ट ऑफ समथिंग अगेन, फिर सेरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट दैट लुक फॉर एंटीबॉडीज इन योर ब्लड, स्ट्रैंडेड, लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फॉर समवेयर, फॉर्मिडेबल, स्ट्रॉन्ग, इम्पेरेटिव, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, क्वांटम, अमाउंट ऑफ समथिंग। तो ये और बाकी कुछ जो हैं वो थोड़े ईज़ी से हैं, वो आप खुद से देख लेना। जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो टफ़ वाले थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोविड-19 के फ्लैटनिंग कर्व के ऊपर। इसके ऊपर जितने भी डाटाज़ आएँगे वो ज़्यादातर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाटा अभी और चेंज होगा। अभी से एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले आप जो डाटा होगा, डेट के साथ आप उसको याद कर सकते हो। ऊपर-ऊपर से जो बात है वो हम लोग बता देते हैं। जैसे कि बात है आपको पता है कि अभी और भी ज़्यादा मार्च के बाद जो है डेली जो है कि हमारा बढ़ता ही जा रहा है केस। अभी जून 29 को 10 मिलियन जो है कि केस हो गए हैं और वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जो केसेस हैं वो बढ़-बढ़ के आ रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट ऐसा हुआ है कि 0.19 मिलियन केस एक दिन में रिकॉर्ड किया गया जून 26 के ऊपर। ये जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं या फिर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस चीज़ को अभी लॉकडाउन तो खोल दिया गया है लेकिन जो टेस्टिंग है वो उतने स्पीड में नहीं किया जा रहा है। ख़ैर जितने जो एडवांस कंट्रीज़ है जैसे चाइना है, जापान है, यूएसए है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत फ़ास्ट किया जा रहा है और इंडिया के लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे अकेले 92,000 केसेस हैं, जो कि चाइना में 85,000 केसेस था, उसको क्रॉस कर चुका है। मुंबई में 82,000 केसेस है, चेन्नई में 64,000 केसेस हैं। तो ये सब सारा कुछ जो केसेस है, वो लास्ट फ्यू डेज़ में ही ये जो है कि वो बढ़ गया है और अभी तमिलनाडु में जो है एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है जो कि 35% पॉजिटिव रेट से 20% जो है उसको घटा करके ला दिया है चेन्नई में। तो ये कैसे हो पाया? ये एग्रेसिव हाई स्पीड ऑफ टेस्ट से हो पाया है और महाराष्ट्र में भी ये चीज़ देखा गया है कि वो अभी फ़िलहाल धीरे-धीरे वो जो है नंबर वो कम करके लेकर के आ रहे हैं परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेटिंग जो है वो वाला जो है क्राइटेरिया वो अपना रहे हैं। क्योंकि यही एक तरीका है जो कि चाइना, इटली, स्पेन ये सब सारा लोग भी अपना दिखाया है और अपना जो कर्व है उसको फ्लैट करके दिखाए हैं।
ये था हमारे इस वाले आर्टिकल में। नेक्स्ट पुलिस वाला वायलेंस वाला आर्टिकल है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे वही पॉइंट्स हैं जो कल हमने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत है आपका कि हमें अनकैट का लेकर के आना पड़ेगा, जिसके अंदर है कि हमें मैनुअल तरीका, जो हाथ घुसा और मारपीट का जो तरीका है, जो क्रिमिनल्स के साथ मतलब यूज़ करते हैं भारत सरकार की पुलिस, उसको हटा करके हमें न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जैसे डीएनए टेस्टिंग और नार्कोटिक्स, ये सब सारा कुछ। और कि पुलिस लॉज़ के अंदर रिफ़ॉर्म जो है वो किस प्रकार से भारत सरकार को जल्दी से जल्दी लेकर के आना चाहिए। और हमारे लॉ जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी है, बहुत बार हम लोग को उस चीज़ को रिमाइंड करवा चुकी है। इंटरनेशनल यूएन कन्वेंशन यूएनएचआरसी में सिर्फ 19 मेंबर ऐसे हैं, उसके अंदर हम लोग अभी ऐड नहीं हो पाए हैं। तो ये सब सारा कुछ जो है, वही सब आर्टिकल जो पॉइंट जो है इसके अंदर डिस्कस है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया किस प्रकार से वुमेन को है जॉब सेक्टर दिलवाना चाहिए। फिर उसके बाद किस प्रकार से इटालियन मरीनर्स का हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करके पढ़ा। उसके बाद हम लोग किस प्रकार से कोविड-19 में फास्ट जो है टेस्टिंग करने से हम लोग किस प्रकार से नया-नया जो है टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसेस कर पाएँ, आइसोलेट कर पाएँ लोगों को, वो चीज़ हमने पढ़ा। और किस प्रकार से जो पुलिस वायलेंस है उसमें वही सेम आर्टिकल्स है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में इंक्लूडेड है, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। और बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।